आप सभी को नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने बात की स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के बारे में और आज की वीडियो में रेट्रोलिस्थेसिस के बारे में समझेंगे। जब हमारी रीढ़ की हड्डी का एक मणका, जैसे ये सर्वाइकल पार्ट है, इसमें से ये C4 C5 के ऊपर से पीछे की तरफ स्लिप हो जाता है तो उसको बोलते हैं रेट्रोलिस्थेसिस। यदि ये मणका पीछे की तरफ स्लिप हुआ है, लगभग ये 20-25% चांस होते हैं कि पीछे की तरफ निकलता है, लगभग आगे की तरफ ही निकलता है। यदि ये पीछे की तरफ निकला है तो जैसे ही हम ये अंगुली लगाते हैं, इसमें एक बाहर की तरफ यानी पीछे की तरफ एक स्टेप फील होने लगता है। यदि आगे की तरफ स्लिप हुआ हो तो अंदर की तरफ एक स्टेप फील होता है। तो इस प्रकार में आइडिया हो जाता है कि यदि यह मणका पीछे की तरफ है तो रेट्रोलिस्थेसिस की समस्या हो सकती है। रेट्रोलिस्थेसिस की समस्या हमारे रीढ़ की हड्डी के किसी भी पार्ट में आ सकती है। ज़्यादातर संभावना होती है इस सर्वाइकल में और इस लंबर पार्ट में, क्योंकि बॉडी का सबसे ज़्यादा मूवमेंट यहीं पर होता है। रेट्रोलिस्थेसिस के कारण हमारे सर्वाइकल पार्ट में ये C7 मणका पीछे की तरफ निकला हुआ है, यानी कंप्लीट रेट्रोलिस्थेसिस है। तो इसके कारण हमारे कंधे में, हाथों में और हमारे इस हाथों में अगर C7 है तो इस पर ज़्यादा असर पड़ता है। इसमें सुनपन आने लगता है, दर्द होता है और बहुत ज़्यादा समस्या होती है, तब सुनपन आने लगता है। और ये जब फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हैं तो भी हमें समस्याएं आती हैं। कई बार इन हाथों में दर्द है इस रोटेटर कफ के कारण भी होता है, वो सर्वाइकल से अलग होता है। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये अंतर भी समझ में आ जाएगा। आज बात हम सिर्फ सर्वाइकल की कर रहे हैं। तो यदि ये समस्याएं आ रही हैं तो इन समस्याओं में आपको फ्लेक्शन एक्सरसाइज नहीं करनी है। यदि ये मणका पहले से ही बाहर की तरफ निकलता है और यदि हम इस गर्दन की फ्लेक्शन एक्सरसाइज करते हैं तो हमें और नुकसान हो सकता है। इसमें हो सकता है तो आपको सिर्फ हाफ एक्सटेंशन एक्सरसाइज ही करनी है, जिससे आपको कोई लॉस ना हो, क्योंकि एक सेकेंडरी समस्या है। इससे पहले हमें डिस्क और जो कैनाल स्टेनोसिस है यानी कैनाल नैरो है, उसको ओपन करना ज़रूरी है। अगर वो समस्याएं इसके साथ हैं तो पहले उनको ट्रीट किया जाना ज़रूरी है। इसलिए आपको इस फ्लेक्शन एक्सरसाइज से आपको बचना है। यदि हमारी स्पाइन कैनाल के लंबर पार्ट में रेट्रोलिस्थेसिस की समस्या है, उदाहरण के लिए ये जो L5 वर्टिब्रा है ये S1 के ऊपर से स्लिप हो जाता है, तो इस स्लिप होने के बावजूद भी ये L5 वाला S1 के ऊपर से पूर्णतः रूप से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि यहाँ एक C आकार का कर्व होता है स्पाइन कैनाल में। तो इस कंडीशन को बोलते हैं इनकम्प्लीट रेट्रोलिस्थेसिस। हमारा ही रिपोर्ट में लिखा आता है रेट्रोलिस्थेसिस ऑफ L5 और S1 वर्टिब्रा। तो इस कंडीशन में यदि समस्या नॉर्मल है तो हल्का बैक पेन होगा। अगर समस्या ज़्यादा है, जैसे L5 में है, तो इस अंगूठे में इसका असर ज़्यादा होगा, यहाँ दर्द नमनेस आने लगती है। L4 का है तो इन 3 अंगुलियों में समस्या आने लगती है। यदि ये समस्या आ रही है तो हमें फ्लेक्शन एक्सरसाइज का ध्यान रखना है। ये देखो, यदि ये मणका बाहर की तरफ निकला है, जैसे ये L5 वाला है, ये बाहर की तरफ निकला है, यदि हम इसमें फ्लेक्शन एक्सरसाइज करते हैं तो ये मणका और बाहर की तरफ निकल सकता है और हमें ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस एक्सरसाइज से आपको बचना है। हम सब जानते हैं कि हमारा स्कैन का जो 100% रिपोर्ट पढ़ने का काम होता है रेडियोलॉजिस्टों का, वही माहिर होते हैं, वही रिपोर्ट बनाते हैं। लेकिन यदि हमें 60-70% जो नॉर्मल हमारी रिपोर्ट होती है उनका नॉलेज हो जाए तो हमारे देश के बहुत बढ़िया फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो इतनी अच्छी एक्सरसाइजें बताते हैं। तो इन एक्सरसाइजों का फ़ायदा हम घर बैठे उठा सकते हैं। एक दोस्त ने कमेंट्स में पूछा था कि क्या बिना हमारा स्कैन के हमारे स्पाइन कैनाल में जो समस्याएं आती हैं उनका सिर्फ हमारे लक्षणों के आधार पर क्या 100% हम बता सकते हैं भी ये समस्या है। मुझे तो नहीं लगता भी बिना हमारा स्कैन के 100% बता पाएँ, क्योंकि यदि किसी के मरीज के यदि डिस्क की समस्या है तो हम सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं, जैसे उसका SLR टेस्ट कर सकते हैं, स्ट्रेट लेगिंग टेस्ट। दूसरा, सुबह के टाइम में जब डिस्क है वो वाटर स्टोर करती है तो उस समय उसे दर्द महसूस होता है। तीसरा, वो कफिंग और स्नीजिंग के समय उसको दर्द होता है। चौथा, जैसे ही वो आगे झुकता है तो उसको दर्द ज़्यादा होता है, जैसे ही वो पीछे होता है तो वह कुछ रिलैक्स होता है। तो इस आधार पर 70-80% आइडिया ही होता है कि इसके एक्यूट डिस्क बल्ज हो सकता है। लेकिन मैं किसी और के बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इंसानियत ब्रेन बहुत तेज़ होता है भी। अगर कोई
अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो बता भी सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन से, लेकिन लगता मुझे यही है कि बहुत मुश्किल है बताना। लेकिन मैं आपको ये विश्वास देता हूँ कि यदि आपको ये नॉलेज हो गया तो हमारा जो खुद का ब्रेन है वो हमारी बॉडी के जो लक्षण हैं उनको बहुत अच्छे से समझ पाता है और आपको अपने शरीर की जो समस्याएं हैं वो अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी। कोरोना महामारी हमारे देश में बहुत ही भयंकर रूप से बढ़ रही है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भी हम सबको तो भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इनकी जो कोरोना गाइडलाइन है उनकी पालना करनी चाहिए। कोरोना वैक्सीन भी हमें लगवानी चाहिए। उसके साथ साथ पॉजिटिविटी यानी एक सकारात्मक सोच भी रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच के कारण यह ब्रेन है, हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट हो उस पर अपना जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है उसके माध्यम से बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। तो इस कोरोना महामारी के कारण जो हमारे जो फेफड़े डैमेज हो रहे हैं, जैसे ये कोरोना वायरस इंटर करता है तो इन फेफड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है ये। तो अगर ऐसी कंडीशन में हम सकारात्मक सोच रख पाते हैं तो सकारात्मक सोच के कारण हमें कम से कम नुकसान होगा। पॉजिटिविटी का एक उदाहरण मैं आपको और दे रहा हूँ। हमारे देश के लोकप्रिय एवं भारत रत्न से सुशोभित डॉक्टर कलाम जी हमारे आदरणीय सतीश जी धवन की कई बार बहुत तारीफ करते हैं, आपने भी सुना होगा। उनमें टैलेंट भी बहुत था, लेकिन एक कारण यह भी है कि 1979 में 79 में डॉक्टर कलाम जी और उनकी टीम का जो मिशन था उनको कामयाब करने के लिए डॉक्टर कलाम जी ने दिन रात अथक प्रयास किए। उनकी टीम ने भी उनका बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। उनके प्रयासों के बावजूद जब SLV-3 की पहली उड़ान हुई तो उस व्हीकल यान में कोई वालों की कमी के कारण वह 5 मिनट के बाद में नीचे सागर में आकर गिर गया। उसकी वजह से अपने मिशन की असफलता के कारण डॉक्टर कलाम जी व उनकी सारी टीम में बहुत ज़्यादा निराशा थी और वो इतने ज़्यादा निराश थे कि मीडिया के सामने, वो मिशन के अध्यक्ष थे तो मीडिया के सामने उनको भी कारण बताने थे भी कि इस कारण हमारा मिशन असफल हुआ, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं बन पा रही थी कि मीडिया के सामने वो बोल सकें। ऐसे समय में डॉक्टर सतीश जी धवन उनके पास आए और उनमें जो निराशा थी उनकी भावना को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित किया। उसके बाद मीडिया के सामने जाकर सतीश जी धवन ने कहा कि डियर फ्रेंड्स, इस बार हम फेल हो गए, अगली बार और अच्छी मेहनत करेंगे। और 1980 में हमारे देश का जो सेकंड उड़ान थी SLV-3 की वो कामयाब हो गई। डॉक्टर कलाम जी इंसानियत के पुजारी थे, वो छोटे बड़े का फर्क नहीं मानते थे। जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में राष्ट्रपति बनने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उनको समाचार मिला कि उनका एक पुराना गरीब दोस्त मोची आज बीमार है। तो उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा भी 5 मिनट गाड़ी को घुमाओ, यहाँ से होकर निकलेंगे, अपने दोस्त के साथ मिलने के बाद वहाँ जाएंगे। तो ऐसे समय में भी डॉक्टर कलाम जी अपने गरीब दोस्तों का ध्यान रखते थे। ऐसे थे हमारे डॉक्टर कलाम जी। उनका एक विचार ये भी था कि जो इंसान अपने माता पिता, गुरु और बीमार आदमी का ख्याल रखता है, ईश्वर हमेशा उनका साथ देता है। धन्यवाद। राम राम।